जैसे ही डोरबेल बजी, अपर्णा जी ने अपना चेहरा ढकते हुए दरवाजा खोला तो सामने उनकी बेटी सीमा खड़ी थी। बेटी को देख अपर्णा जी घबराहट के मारे अपना चेहरा और भी छुपाने लगी। माँ की हालत देख सीमा समझ गई कि आज घर में फिर से बवाल हुआ है। आज फिर से माँ पापा के गुस्से का शिकार बनी है। अंदर आते हुए सीमा ने अपर्णा जी से कहा, माँ, आज फिर पापा ने आपको मारा ना? अब अपर्णा जी भला क्या जवाब दे बेटी को। ये सब तो वो बचपन से देखती आ रही है, लेकिन बचपन की बात कुछ और थी। तब अपर्णा जी को बेटी के आगे शर्म नहीं आती थी, लेकिन अब जब बेटी बड़ी हो गई है और ससुराल से आती है तो अपर्णा जी को बहुत शर्म आती है अपनी ऐसी हालत पर। बेटी की बातों का जब कोई जवाब देते नहीं बना तो बात को टालते हुए उन्होंने कहा, बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कहते हुए अपर्णा जी जैसे ही जाने लगी, सीमा ने उनका हाथ पकड़ा और अपने पास सोफे पर बैठाते हुए अपर्णा जी का दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, माँ, आखिर कब तक चलता रहेगा? बहुत हो गया ना, पूरी उम्र निकल गई आपको ये सब कुछ झेलते हुए। आप कुछ कहती क्यों नहीं पापा को? उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? क्या आवाज़ उठाओ बेटा, पूरी जिंदगी तो कट गई। अब बुढ़ापे में आवाज़ उठाकर हाथ पैर तुड़वाने हैं क्या? और आवाज़ उठाकर करूँगी भी क्या? घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊँगी? माँ, इतना आसान नहीं होता है घर से निकालना। आपने खुद पापा को इतनी छूट दी है, तभी तो पापा के मन में जो आता है करते हैं। अगर आपने शुरू में ही मना किया होता, तो शुरू में ही उनके खिलाफ आवाज़ उठाई होती, तो आज आपकी हालत ऐसी नहीं होती। सब आपकी वजह से हो रहा है। बेटी की बात सुन दुख भरी हंसी हंसते हुए अपर्णा जी ने कहा, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा शुरू से ऐसे नहीं थे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो उनका व्यवहार सही था। सबके पतियों की तरह वो भी मुझे समझते थे, मानते थे, प्यार करते थे। 3-4 साल तो बहुत अच्छे से निकल गए, पता ही नहीं चला। और इन्हीं 4 सालों में तुम दोनों भाई बहन हो गए। कुछ सालों बाद अचानक से तुम्हारे पापा का व्यवहार बदल गया, चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। यहाँ तक कि बाहर का गुस्सा, घर का गुस्सा, किसी और का भी गुस्सा सब मेरे ऊपर उतार कर शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। जब पहली बार तुम्हारे पापा ने मुझे मारा था तो तुम 4 महीने की थी और तुम्हारा भाई 2 साल का। उस समय मैं तुम दोनों को लेकर मायके चली गई। मायके में भी पता है ना कौन है? माँ बाप है नहीं, भैया भाभी थे। और भाभी को जैसे ही पता चला कि मैं घर छोड़कर दोनों बच्चों को लेकर आ गई हूँ तो उनका भी व्यवहार एकदम से बदल गया। वहाँ पर भी 5-10 दिन रुकना मुश्किल था, लेकिन ये 5-10 दिन भी तुम्हारे पापा ने मुझे रुकने नहीं दिया। उन्हें मुझसे मतलब नहीं था, लेकिन तुम दोनों में उनकी जान बसती थी। जैसे ही मैं मायके गई 2-4 दिन के बाद ड्राइवर को भेज दिया आने के लिए। जब मैंने आने से मना किया तो तुम दोनों को ही उठवा लिए। अब भला तुम दोनों के बिना मैं मायके में क्या करती? हार मानकर मजबूरी में मुझे वापस आना पड़ा। ना मेरे साथ मेरा भाई खड़ा था, ना मेरी भाभी खड़ी थी। किसके सहारे रहती? किसके सहारे ये लड़ाई लड़ती? पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोई नौकरी ही करके तुम दोनों को कहीं दूर लेकर चली जाओ। 2 बच्चों को पालना अकेले इस जमाने में बहुत मुश्किल होता है। ना रहने का ठिकाना, ना रुपए, ना पैसे, कहाँ से करते सब कुछ? बहुत मजबूर थी, लाचार थी, कोई मेरा सहारा नहीं था। दर दर की ठोकर खाने से तो अच्छा था कि तुम दोनों की खुशी के लिए ही मैं अपनी जिल्लत भरी जिंदगी को स्वीकार कर लूं, क्योंकि तुम्हारे पापा की जान तुम दोनों के अंदर बसती थी, खास करके तुम्हारे अंदर। तुम उनकी आंखों के आगे से 1 मिनट के लिए भी ओझल हो जाती थी तो वो पागल हो जाते थे। राजकुमारी की तरह रखा था तुम्हें, कभी कोई कमी नहीं होने दी। बस यही देखकर कि मुझे ना सही, कम से कम तुम दोनों को तो प्यार करते ही है। तुम दोनों की तो किसी चीज की कमी नहीं रखते हैं। मैंने हालातों के आगे समझौता कर लिया। देखते देखते तुम दोनों बड़े हो गए, अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। बेटा भी विदेश में सेटल हो गया, तुम भी अच्छे घर में चली गई। अब मुझे क्या चाहिए भला? शायद मैं तुमको वो जिंदगी नहीं दे सकती
जो तुम्हारे पापा ने दिया है। और वैसे भी अब तो आदत हो गई है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी मार का। अब मैं पत्थर हो चुकी हूँ। सीमा अपनी माँ की बातों को सुन ध्यान से उनकी आंखों में देखा। बिल्कुल सूख चुकी थी आंखें, पूरा चेहरा ही निर्जीव सा हो गया था। ऐसा लगा जैसे बस जीती जागती माँ की मूरत हो उसके सामने। सीमा को अपने माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तभी अचानक से अपर्णा जी ने कहा, तू भी ना बेटा, आने के बाद पता नहीं क्या लेकर बैठ जाती है। कितना लेट हो गया, मैंने तुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। तुम रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। कहते हुए अपर्णा जी किचन में चली गई। सीमा उठकर अपने पापा के कमरे में गई। जैसे ही दरवाजे पर नॉक किया तो रंजन जी अपने लैपटॉप में बिजी थे, कुछ काम कर रहे थे। बिना देखे ही गुस्से में बोले, तुम फिर आ गई? मना किया था ना तुम्हें कि मेरे कमरे में मत आना। मुझे शक्ल भी नहीं देखनी है तुम्हारी। रंजन जी को लगा कि शायद अपर्णा दरवाजे पर है, लेकिन जैसे ही सीमा ने कहा पापा, रंजन जी ने तुरंत नजर उठाकर देखा। बेटी को सामने देख खुशी से चेहरा खिल उठा। तुरंत बेड से कूदकर उतर गए। बेटा तुम कब आई? मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारा ही घर है बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। कहते हुए खुशी से उन्होंने सीमा को गले लगाया और फिर बातें करने में बिजी हो गए। सीमा ने पापा के चेहरे को भी ध्यान से देखा। माँ को मारने के बाद उनके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, न चेहरे पर कोई टेंशन थी। ऐसा लग रहा था जैसे टेंशन फ्री हो गए हैं। सीमा का उदास चेहरा देख रंजन जी ने कहा, अरे बेटा क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई बात है? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। किसी चीज़ की कमी है तो बताओ। बिल्कुल संकोच मत करो। मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। रुपए पैसे की कमी नहीं है। तुम बस मुंह खोलो, लेकिन अपना ये चेहरा उदास करके मेरे सामने मत आया करो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम इतना उदास क्यों हो बेटा? देखो, कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा चेहरा उदास नहीं देख सकता, जान निकल जाती है मेरी। पापा सब ठीक है, बस माँ को देखकर। पापा, आप क्यों माँ के साथ ऐसा करते हैं? बड़ी हिम्मत करके पूछा। रंजन जी सीमा से इतना सुनते ही रंजन जी हंसते हुए बेपरवाही से बोले, अरे बेटा तुम भी ना क्या फालतू की बातें लेकर बैठ जाती हो। कुछ लोग लातों के भूत होते हैं, और वैसे भी मेरी पत्नी है वो। टाइम टाइम पर लगाम तो कसनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो बेलगाम घोड़े की तरह हो जाती है। थोड़ा सा पत्नी को टाइट रखना भी जरूरी होता है। टाइम टाइम पर डोज देना भी जरूरी होता है। वो मर्द ही क्या जिसका खौफ पत्नी को ना हो, जो अपने पति से ना डरे। रंजन जी को बहुत घमंड था अपने रुपयों पैसों का और अपनी मर्दानी का। उनकी नज़र में तो कहे औरतों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। औरतें तो बस मर्दों के पैरों की जूती होती हैं, और बस रोटी बनाने के लिए होती है, झाड़ू पोछा करने के लिए होती है, छोटी छोटी गलतियों पर लात घूसे खाने के लिए होती है। ऐसी घटिया सोच थी रंजन जी की। फिलहाल पापा की बात सुन सीमा को बहुत बुरा लगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि बातों से पापा को समझाया नहीं जा सकता। उनको समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए उस समय तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप ससुराल चली गई। लेकिन करीब एक हफ्ते बाद अचानक दरवाजे पर रात को रोते हुए सीमा मिली। रंजन जी को जैसे ही पता चला कि सीमा आई है, रो रही है, भागते हुए सीमा के पास आए और उनकी हालत देख बौखला गए। बेटा ये क्या हो गया? ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? सीमा रोते हुए अपने पापा से लिपट गई। पापा, आपके दामाद ने मुझे बहुत मारा, मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्या दामाद जी ने मारा तुम्हें? लेकिन क्यों? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? आज तक मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें मारा। अभी बताती हूँ उसे। कहते हुए गुस्से में रंजन जी ने तुरंत फोन कर दामाद को अपने पास बुलाया। करीब आधे घंटे बाद दामाद जी भी आ जाते हैं। दामाद जी काफी गुस्से में था, उसका चेहरा गुस्से में लाल था। दामाद को देखते ही रंजन जी बौखलाकर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? समझते क्या हो अपने आप को?
रंजन जी ने जिस अंदाज में चिल्लाकर दामाद से बात की, दामाद ने भी उसी अंदाज में गरजते हुए कहा, मेरी पत्नी है वो, मेरी मर्जी, मैं उसे मारूं, पीटूं या जो भी करूं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? दामाद की बात सुन रंजन जी हैरान थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि दामाद जी उनके साथ ऐसी बदतमीजी भरी बातें करेगा। थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए रंजन जी बोले, देखो बेटा, प्यार से पूछ रहा हूँ, क्या बात थी? क्यों तुमने हाथ उठाया मेरी बेटी पर? हाँ तो क्या करूँ? हाथ नहीं उठाऊंगा तो आरती उतारूंगा? लेकर गया हूँ जिस काम से, वो काम तो करती नहीं है। न इससे ढंग का खाना बनता है, न घर के झाड़ू पोछा होते हैं, न बर्तन धुलती है, और ना ही मेरे जूते साफ करती है। करती क्या है दिन भर? काम नहीं करेगी तो मार तो खाएगी ही ना। जिस बेटी को रंजन जी ने इतने लाड प्यार से पाला था, उसके लिए नौकरानी वाला काम सुनकर बौखला गए। कुछ सोचते हुए उन्होंने दामाद से कहा, देखो दामाद जी, अगर काम की बात है तो मैं तुम्हारे घर नौकरानी रखवा देता हूँ। हर महीने की पगार भी मैं दे दूंगा उसे। तुम्हें और जो कमी है वो भी बता दो, मैं सब पूरी करूंगा। लेकिन खबरदार, जो आइंदा से मेरी बेटी के ऊपर हाथ भी उठाया तो। देखो पापा, पैसे की गर्मी ना आप मुझे मत दो। जितने पैसे आपके पास है उतने ही मेरे पास भी है। पैसे की कमी नहीं है मेरे घर में। मैं खुद चाहूँ तो खड़े खड़े 10 नौकरों को रख सकता हूँ। लेकिन फिर ये क्या करेगी? ये है किस लिए? इसके रहते हुए नौकर की ज़रूरत क्या है? यही काम करेगी, और नहीं करेगी तो टाइम टाइम पर इसकी खबर तो लेनी ही पड़ेगी ना। नहीं तो बेलगाम घोड़ी हो जाएगी। लगाम तो कसनी ही पड़ेगी ना। और फिर वो मर्द ही क्या जिसकी पत्नी उससे ना डरे, जिसकी पत्नी उसकी बात ना माने। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो पत्नी के आगे पीछे घूमता रहूं। मर्द हूँ मैं। दामाद का तेज तेज बोलना रंजन जी के गुस्से को और बढ़ावा दे रहा था। ऊपर से दामाद जी ने इतनी बेतुकी बातें कर दी जो रंजन जी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। गुस्से में बोले, अरे ये कौन सी मर्दानी है? किस मर्दानगी की बात कर रहे हो तुम? इसे मर्दानगी कहते हैं या बदतमीजी? ये तो नाली के कीड़े वाली सोच है। यही परवरिश है तुम्हारी? इतनी घटिया सोच। इतना सुनते ही मुस्कुरा पड़ा दामाद और तालियां बजाते हुए बोला, वाह पापा जी वाह। अगर मैं गंदी नाली का कीड़ा हूँ तो आप क्या हो? अगर मैं घटिया हूँ, मेरी सोच घटिया है, तो आप क्या हो? आपसे ही तो सीखा है मैंने कि औरतों को कैसे बस में करके रखते हैं। आपका ही देखता आया हूँ। आखिर दामाद हूँ आपका, कुछ तो असर होगा ना। मुझे नाली के कीड़े कहने से पहले एक बार अपने बारे में सोचा है? आप तो मुझसे भी ज़्यादा घटिया गंदी नाली के कीड़े हो। तो पहले खुद पर कंट्रोल करो, फिर मुझे सिखाना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना सुनते ही रंजन जी की बोलती बंद हो गई। एकदम से सकपका गए। क्या सोचा था, क्या हो गया? रंजन जी समझ गए कि हो ना हो ये सब शायद मेरे लिए ही था। अब रंजन जी को थोड़ा शक हुआ। उन्होंने सीमा की ओर देखते हुए कहा, सीमा बेटा, ये तुमने किया है? हाँ पापा, मैंने ही किया है। मैं आपको एहसास कराना चाहती थी कि आप कितना गलत हो, आपकी सोच कितनी गलत है। पापा, आज जब मेरे पति ने मेरी हालत खराब की तो कैसे आप आग बबूला हो गए थे? कैसे आपको मेरे दुख का अंदाजा हो गया था? कैसे उनकी वही बातें सोचकर आप पागल हो गए थे जो आप माँ के लिए करते हैं? तो पापा जरा सोचो कि माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। कितने सालों से आपके जुल्म का शिकार हो रही है। कितने सालों से आप उन्हें लातों से, हाथों से जानवरों की तरह पीटते आ रहे हैं। बेटी की बातें सुन चुप हो गए रंजन जी। अब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था। रंजन जी ने धीरे से बोले, बेटा, मैं समझ गया कि सब किया कराया तुम्हारा है, लेकिन आज मुझे सच में तुम्हारी माँ की तकलीफ का अंदाजा हुआ। बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं आइंदा से तुम्हारी माँ को मारना तो दूर, उससे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूँगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही रहूँगा, लेकिन अब तुम दोनों भी आपस में कभी लड़ाई मत करना। कहते हुए उन्होंने बेटी और दामाद को देखा तो मुस्कुराते हुए दामाद ने कहा, अरे पापा, मैंने नहीं मारा आपकी बेटी को। पत्नी है वो मेरी, नौकर नहीं। वो तो बस आपकी आंखें खोलने के लिए सीमा ने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था।
नहीं तो मेरी कहाँ मजाल कि मैं आपको इतना सब कुछ बोल दूँ। हाँ पापा, ये सब कुछ मेरे कहने पर ही किया था। पापा प्लीज़, आप कम से कम अब से तो माँ की ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। पूरी ज़िंदगी आपने उन्हें आंसू दिए हैं, कम से कम अब तो उन्हें समझिए। हाँ बेटा, माफ़ करना मुझे, मैं तुम्हारी माँ को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। अपर्णा, कहते हुए रंजन जी अपर्णा जी के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, अपर्णा, मैं मानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। 50 साल की उम्र में पहली बार रंजन जी ने इतने प्यार से अपर्णा जी से बातें की थी। अपर्णा जी की आंखों में आंसू थे। आंसू लिए वो आभार वाली नज़रों से अपनी बेटी को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि तुम्हारी जैसी बेटी भगवान सबको दे। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।